नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब और ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं और उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर आप तक मैं। दोस्तों, आज मैं सूर्य ग्रहण के कुछ तथ्यों पर बात करने वाला हूं। सूर्य ग्रहण कुंडली में यदि हो तो उसके क्या क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं और सूर्य ग्रहण कितना खतरनाक हो सकता है। पहले मैं सूर्य ग्रहण के बारे में जब अपने क्लाइंट को बात करता था तो बड़े मतलब मेरी कोशिश ये रहती थी कि इसको मैं क्लियर तौर से ना बताऊं और ये खुद ही समझ जाए। जैसे अगर किसी की कुंडली में सूर्य ग्रहण पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है या मृत्यु दे सकता है, तो मैं अक्सर कहा करता था कि आपकी कुंडली में पिता के लिए कष्ट की संभावना है। तो जब मैं ये बात बोलता था कि पिता को कष्ट की संभावना है, तो सामने वाला इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता था और जब कष्ट आ चुका होता था, उनके पिता इस दुनिया से जा चुके होते थे, तब वो हमें आके कहते थे कि आपने क्लियर क्यों नहीं बताया आपने साफ तौर पे क्यों नहीं बताया कि पिता के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है या मृत्यु पिता की हो सकती है। तो साफ साफ ना बताने का कारण यही था कि हम किसी को भी उसके मुंह पे ये नहीं बोल सकते कि आपके पिता की मृत्यु हो जाएगी, ये आपके पिता मृत्यु तुल्य कष्ट सहेंगे या मृत्यु होने की संभावना है। ये चीजें हम किसी के सामने नहीं बोल सकते और जब हम ऐसा कुछ बोलते भी हैं तो हमें एक मतलब एक ब्लेम का सामना करना पड़ता है कि ये तो वहम में डाल के और लोगों को डरा के उनसे पैसा निकालते हैं। तो दोस्तों, सूर्य ग्रहण यदि कुंडली में है और कोई शुभ दृष्टि नहीं पड़ रही है सूर्य राहु पर, तो इसका प्रभाव बहुत अनिष्टकारी हो सकता है, बहुत दुखदाई हो सकता है। तो आज मैं कुछ तथ्य आपके सामने पेश कर रहा हूं और मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी बात मैं आप तक पहुंचाऊं वो सरल शब्दों में और बिल्कुल सही सही आप तक जानकारी पहुंचा सकूं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जो पहला तथ्य यही है कि यदि लगन में राहु हो, यदि जन्म कुंडली में लगन में राहु हो, तो सूर्य किसी भी भाव में बैठे हों सिवाय खाना नंबर 3 को छोड़कर, सूर्य को ग्रहण होगा और सूर्य जिस भाव में बैठे हुए हैं उस भाव से जुड़ा हुआ फल हमें नहीं प्राप्त होगा या उस भाव के फल को बिगाड़ेगा सूर्य ग्रहण। तो लगन भाव में अगर राहु है तो सूर्य किसी भी भाव में बैठे हों सिवाय खाना नंबर 3 के, सूर्य को ग्रहण होगा और इसका फल यही होगा कि उस भाव से जुड़ा हुआ फल हमें प्राप्त नहीं होगा। मैं आगे बताऊंगा कि किस भाव में क्या फल सूर्य ग्रहण का हो सकता है। दूसरा, यदि कुंडली में सूर्य ग्रहण है तो व्यक्ति को अपयश का सामना करना पड़ता है, यानी जीवन में एक बार उन्हें अपयश का सामना करना ही पड़ता है। जेल यात्रा हो या ऐसे ही किसी प्रेम संबंधों की वजह से या और किसी कारण से अपयश का सामना ऐसे इंसान को करना ही पड़ता है। यानी सूर्य मान सम्मान के कारक हैं और जब राहु सूर्य के साथ में बैठ जाएं तो सूर्य के फल को बिल्कुल शून्य कर देते हैं, मान सम्मान यहां पर शून्य हो जाता है। इसी प्रकार अगर कुंडली में सूर्य ग्रहण हो तो जातक चाहे कितना भी अच्छा कार्य क्यों ना कर ले, कितना भी भले का कार्य क्यों ना कर ले, जितना मर्जी भले का कार्य कर ले, उसको यश
प्राप्त नहीं होता है। सूर्य ग्रहण वाले जातक को यश प्राप्त नहीं होता, चाहे वो अपने परिवार के लिए, चाहे बाहर कितना भी लोगों का भला क्यों ना कर ले। जातक की आयु के 11वें साल में, 18वें साल में, 21 से 24 के बीच में या लास्ट 28वें साल में पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना करना पड़ता है और कई बार मृत्यु हो भी जाती है। और मैंने बहुत सारी कुंडलियां देखी हैं, तो मेरा पहला क्वेश्चन यही होता है कि आपके पिताजी क्या करते हैं। हम डायरेक्टली ऐसा नहीं पूछ सकते कि क्या आपके पिताजी नहीं हैं, तो मैं अक्सर यही पूछता हूं कि आपके पिताजी क्या करते हैं। तो आगे से मुझे जवाब यही मिलता है कि सर पिताजी तो हैं ही नहीं, वो तो मैं 11 साल की उम्र में ही, जब मैं 11 साल का था तभी उनकी डेथ हो गई थी। कोई कहता है 18 साल की जब मेरी एज थी तब डेथ हो गई थी। कोई कहता है कि 21 से 24 के बीच में उनकी डेथ हो गई थी। कोई कहता है कि मैं 28 साल का था तब उनकी डेथ हो गई थी। तो आयु के 11वें साल में, 18वें साल में, 21 से 24 के बीच में या 28वें साल में जातक के पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना करना पड़ता है और अगर उपाय ना किए जाएं तो मृत्यु की संभावना भी यहाँ पर रहती है। और कई बार अगर मृत्यु ना भी हो तो पिता को इन सालों में बहुत अधिक आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। सरकारी क्षेत्र में सफलता हासिल नहीं हो सकती चाहे आप कितना भी प्रयत्न कर लें। सूर्य सरकार के कारक हैं, सरकार से होने वाले लाभ के कारक हैं। तो जब सूर्य को ग्रहण लग जाएगा, कुंडली में सूर्य को ग्रहण होगा, तो सूर्य से मिलने वाले सरकारी लाभ हमें प्राप्त नहीं होंगे। तो सरकारी क्षेत्र में सूर्य ग्रहण यदि कुंडली में हो तो लाभ प्राप्त नहीं होता है। सरकारी नौकरी में बहुत दिक्कतें आती हैं, सरकारी नौकरी नहीं लगती है। और सरकारी नौकरी लग भी जाए तो सरकारी नौकरी में कई प्रकार के झगड़े, कई प्रकार की परेशानियां बनी ही रहती हैं। जो सैलरी प्राप्त भी होती है उसका भी लाभ ऐसा इंसान नहीं ले पाता है। सूर्य के साथ राहु हो तो आंखों की समस्या जरूर होती है, आंखों पे चश्मा जरूर लगता है, आंखों की रोशनी में दिक्कत परेशानी आती है। सूर्य रोशनी के कारक हैं और सूर्य जो रोशनी के कारक हैं उनको राहु के साथ में अगर ग्रहण लग जाए तो आंखों की समस्या, आंखों की रोशनी की समस्या होगी, आईसाइड वीक होगी। ऐसे इंसान को चश्मा बहुत जल्दी लग जाता है। सूर्य को अगर कुंडली में ग्रहण हो, जन्म कुंडली में यदि सूर्य को ग्रहण हो तो राजनीति में भी सफलता हासिल नहीं होती है। राजनीति में ऐसा इंसान धन बर्बाद करता रहता है और उसको सफलता हासिल नहीं होती है। एमएलए, एमपी का अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो उसमें ऐसे इंसान को सफलता हासिल नहीं होती है। यदि लगन में राहु हो, यदि जन्म कुंडली में लगन में राहु हो तो व्यक्ति को सूर्य ग्रहण के साथ साथ ऊपरी बाधा होने की भी संभावना रहती है। लगन भाव क्योंकि हमारे सेहत, स्वास्थ्य, हमारी पर्सनैलिटी का है, और राहु अगर लगन में अशुभ हालत में बैठ जाए, अशुभ का मतलब है कि अगर लगन भाव में राहु बैठे हुए हैं और लग्नेश अशुभ स्थिति में हो, छठे, आठवें, 12वें भाव में हो, या लगन में राहु बैठे हुए हों और कोई शुभ दृष्टि लगन पे ना पड़ती हो, राहु अगर लगन में उच्च के ना हो, नीच राशि में पड़े हुए हो, वृश्चिक राशि में हो या धनु राशि में हो, तो यहां पे राहु का प्रभाव बहुत खराब हो जाता है और छाया की तकलीफ होने की भी संभावना
रहती है। पति या पत्नी दोनों में से किसी एक पर किया कराया तांत्रिक दोष, ऊपरी बाधा, भूत बाधा की संभावना रहती है। यदि सूर्य ग्रहण लगन में हो तो पिता अल्पायु होते हैं और व्यक्ति की सारी उम्र तरह तरह की बीमारियों से व्यक्ति ग्रस्त रहता है। लगन भाव में अगर राहु है तो लगन भाव में राहु होने से सूर्य को ग्रहण होगा, सूर्य चाहे कहीं भी बैठे हुए हों। और सूर्य को जो जब ग्रहण होगा लगन भाव में, तो सूर्य हमारी आत्मा के कारक भी हैं। तो ऐसा इंसान हर समय किसी अनचाहे डर से ग्रसित रहता है और शारीरिक कष्टों से भी जूझता रहता है। कोई ना कोई कष्ट ऐसे इंसान को लगा ही रहता है, कोई ना कोई शारीरिक बीमारी ऐसे इंसान को परेशान करती रहती है। लगन में सूर्य राहु होने से शारीरिक कष्ट, बीमारियों का सामना बहुत अधिक ऐसे इंसान को करना पड़ता है। सूर्य ग्रहण यदि 12वें भाव में हो, यदि कुंडली के 12वें भाव में सूर्य ग्रहण हो तो जेल यात्रा, हॉस्पिटल यात्रा और अत्यधिक खर्च का सामना करना पड़ता है। अगर स्त्री की कुंडली में सूर्य राहु 12वें भाव में हो तो ऊपरी छाया होने के बहुत ज्यादा चांस बनते हैं, ऊपरी छाया होने के चांस बनते हैं, कुछ तांत्रिक बाधा होने के चांस भी बनते हैं। खर्चे अत्यधिक होते हैं, रात्रि की नींद खराब रहती है, रात को सपने अच्छे नहीं आते हैं, बुरे सपने आते हैं। और खासकर स्त्रियों को अगर सूर्य राहु 12वें भाव में है तो बहुत गंदे सपने आते हैं, जिसको बताने में भी शर्म महसूस होती है स्त्री को। 12वें भाव में अगर सूर्य राहु, कई बार 12वें भाव में सूर्य राहु हो तो इंसान गटर, नाला, गंदगी ये चीजें बहुत देखता है सपने के अंदर। सूर्य ग्रहण यदि 5वें भाव में हो, यदि 5वें भाव में सूर्य ग्रहण हो तो संतान संबंधी कष्ट ऐसे इंसान को रहते हैं। संतान या तो होती नहीं है या कई बार मिसकैरेज होता है, संतान को कष्ट रहता है, या संतान बहुत देर से होती है और कई बार नहीं भी होती है। सूर्य ग्रहण यदि 4थे भाव में हो, कुंडली के यदि 4th भाव में सूर्य ग्रहण हो तो माता को कष्ट रहता है, माता खानदान यानी मामा मासी इनको कष्ट रहता है, सुख में कमी रहती है, वाहन से दुर्घटना के योग बने रहते हैं, वाहन दुर्घटना के योग बने रहते हैं। सूर्य ग्रहण यदि कुंडली के 6वें भाव में हो, रोग, ऋण, शत्रु ऐसे इंसान को परेशान करते रहते हैं। अगर 6ठे भाव में सूर्य राहु, हॉस्पिटल यात्रा, जेल यात्रा, कोर्ट कचहरी, नुकसान, मुकदमे, ये चीजें ऐसे इंसान के साथ में चलती रहती हैं यदि 6ठे भाव में सूर्य राहु हो। 7वें भाव में यदि सूर्य ग्रहण बन जाए, कुंडली के 7वें भाव में अगर सूर्य राहु हो या लगन भाव में राहु और सूर्य 7वें भाव में बैठे हुए हों तो 7वां भाव गृहस्थ का है, पति पत्नी का है। तो यहाँ पर गृहस्थ अशांत रहता है, पति पत्नी के झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, कई बार तलाक की भी संभावना यहाँ पर रहती है और पति पत्नी दोनों में से किसी एक को छाया की तकलीफ रहती है और शारीरिक कष्ट की भी संभावना रहती है। पति पत्नी में से किसी एक की आयु को भी कष्ट रहता है यदि लगन भाव में राहु है और सप्तम भाव में सूर्य है। सूर्य ग्रहण यदि 8वें भाव में, 8वां भाव मृत्यु तुल्य कष्ट का है, ऑब्स्टेकल का है। तो यदि सूर्य राहु 8वें भाव में है तो ऐसे इंसान के हर कार्यों में रुकावट पैदा होती है, हर कार्य में उसको निराशा का सामना करना पड़ता है। और सूर्य राहु 8वें भाव में होने की वजह से कई बार ऐसे इंसान को दुर्घटना का भी सामना करना पड़ता है, मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना करना पड़ता है 8वें भाव में सूर्य राहु होने से। सूर्य राहु 8वें भाव में हो तो उड़ती मुसीबतें ऐसे इंसान पे पड़ती हैं, बैठे बिठाए मुसीबतें आती हैं, जेल यात्रा, हॉस्पिटल यात्रा,
कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन, ये सारी चीजें ऐसे इंसान को झेलनी पड़ती हैं। और 8वें भाव में अगर सूर्य राहु हो और ऐसा इंसान गलती से घर की छत, खाली छत ही बदल दे या लेटरिन की तोड़ फोड़ करवा दे, सूर्य राहु 8वें भाव में हो और 8वें भाव में गोचर में भी आ जाए या वर्षफल में आ जाए, तो अगर लेटरिन का काम छेड़ दिया जाए या खाली छत बदली जाए और घर के अंदर कोयले इकट्ठे कर लिए जाए, तो बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देता है। बहुत बड़े झगड़े, कलह कलेश, बहुत बड़े किसी कोर्ट केस में भी डाल देता है सूर्य राहु अष्टम भाव में। सूर्य ग्रहण यदि 9वें भाव में हो, 9वें भाव में अगर सूर्य ग्रहण हो तो इंसान नास्तिक होता है, भगवान में विश्वास नहीं करता है, भगवान को नहीं मानता है, भाग्य में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आते हैं, कोई भी कार्य फर्स्ट टाइम में ऐसे इंसान का नहीं होता है, विदेश यात्रा में अड़चने ऐसे इंसान को बनी है। सूर्य ग्रहण यदि 10वें भाव में हो, कुंडली के 10वें भाव में अगर सूर्य ग्रहण हो तो रोजगार में बाधा, रोजगार में हानि, झगड़ा, कलह कलेश रोजगार में बना रहता है। सरकारी नौकरी भी होगी तो भी कलह कलेश वहां पे बना रहेगा, और अपना कोई कारोबार रोजगार होगा उसमें घाटा नुकसान बना रहेगा। कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई झगड़ा कारोबार में चलता ही होगा। अगर सूर्य ग्रहण 11वें भाव में हो, अगर 11वें भाव में सूर्य ग्रहण है तो पिता के लिए, दादे के लिए अरिष्टकारी होता है। 11वें साल में दादा के लिए कष्ट आने की संभावना होती है या पिता को कष्ट आने की संभावना होती है। पिता का बहुत अधिक आर्थिक नुकसान होने की संभावना भी होती है अगर सूर्य राहु 11वें भाव में हो। 11वें भाव में सूर्य राहु हो तो मित्रों से लाभ प्राप्त नहीं होता, बड़े भाई से झगड़ा कलह कलेश की संभावना बनी रहती है, लाभ में कमी बनी रहती है। आप जितना मर्जी कमा ले लेकिन पैसा स्टेबल करना बड़ा मुश्किल होता है अगर 11वें भाव में सूर्य राहु। सूर्य ग्रहण अगर 12वें भाव में हो तो जेल यात्रा होती है, मैंने बता दिया है पहले भी। हॉस्पिटल यात्रा की संभावना बनी रहती है, विदेश में कष्ट की संभावना बनी रहती है। अगर विदेश यात्रा में पैसा लगा जाए तो बर्बाद होने की संभावना होती है, और कई बार अगर बाहर चले भी जाएं तो भी बाहर विदेश में काफी कष्ट सहना पड़ता है। लेकिन याद रखें, 12वें भाव में राहु अगर किसी शुभ दृष्टि से वंचित हैं, अगर 12वें भाव में सूर्य राहु बैठे हुए हैं और कोई भी शुभ दृष्टि लगन पर नहीं पड़ती और लग्नेश सही स्थिति में नहीं है, तो 12वें भाव के सूर्य राहु बहुत ज्यादा कष्ट देते हैं विदेश में। सूर्य ग्रहण यदि दूसरे भाव में हो, दूसरा भाव धन परिवार वाणी का है, और दूसरे भाव में अगर सूर्य ग्रहण लग जाए तो धन का अभाव सदा ही बना रहता है, परिवार से ऐसे इंसान की बनती नहीं है, वाणी में कटुता आ जाती है, और ऐसा इंसान धन परिवार वाणी से बहुत परेशान रहता है, धन से परेशान रहता है। आर्थिक उतार चढ़ाव ऐसे इंसान की लाइफ में बहुत ज्यादा आते हैं। 0 से 11 और 11 से 0 ऐसा इंसान बनता रहता है, यानी कभी 0 से 11 पहुंचेगा और 11 से फिर 0, कभी राजा और कभी फकीर। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलते हैं खाना नंबर 2 में अगर सूर्य ग्रहण लगा हुआ हो। तो दोस्तों, आज मैंने जो आपको सूर्य ग्रहण के जो तथ्य बताए हैं, ये काफी स्टडी करने के बाद में और बहुत सारी कुंडलियों पे देखने के बाद बताए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। यदि आपकी कुंडली में, किसी की भी कुंडली में सूर्य ग्रहण है तो सूर्य ग्रहण का उपाय हमारे पास में जो है वो है नवग्रह यंत्र पैकेट। नवग्रह यंत्र पैकेट हम सिद्ध करके आपको देते हैं, जिसमें 9 ग्रह के रत्न होते हैं। नाग इसमें लगभग 35 नाग अलग अलग मेटल के होते हैं, चांदी के, तांबे के, लोहे के, सिक्के के, पीतल के, तो कई तरह के इसमें नाग होते हैं, रुद्राक्ष होते हैं। पंदरिया यंत्र हम इसमें 43 पंदरिया यंत्र डालते हैं सिद्ध करके, उनको सिद्ध किया जाता है, और पहले से हमारे सिद्ध भी होते हैं। जिसने पंदरिया यंत्र सिद्ध किया होगा वही पंदरिया यंत्र बना पाएगा।
और हर 15 यंत्र में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उनको सिद्ध किया जाता है। 9 ग्रह के उसमें स्टोन होते हैं और भी कई तरह के इसमें रत्न, राहु के यंत्र होते हैं, केतु के यंत्र होते हैं और कई प्रकार के इसमें और भी सामग्री होती है जिसको तैयार करके सिद्ध करके हम भेजते हैं। ये सामग्री नाम से, पिता का नाम, दादे का नाम और गोत्र, इससे सिद्ध की जाती है, उस नाम से सिद्ध की जाती है जिस इंसान के लिए हम बना रहे हैं। इसको सिर्फ सर से आपने 7 बार उल्टा वारना है और वारने के बाद में आपने इसको जल प्रवाह कर देना है। बस इतना कार्य आपने करना है। सूर्य ग्रहण आपकी कुंडली में किसी भी भाव में हो, समाप्त हो जाएगा। और जो सूर्य ग्रहण का एक उपाय और भी है, अगर आप नहीं ये करना चाहते हैं, आप सूर्य ग्रहण का अपने आप ही उपाय करना चाहते हैं, तो इस उपाय को करने के लिए आपको हरिद्वार या क्या ऐसी जगह पे जाना होगा जहाँ पे गंगा पास में हो। गंगा के पास में आपने किसी लॉज में भी ये उपाय कर सकते हैं, गंगा के किनारे कर सकते हैं। आपने एक मिट्टी का बर्तन लेना है, बल्कि डबल 2 बर्तन आपने लेने हैं एक दूसरे के अंदर फंसा के, डबल बर्तन लेने हैं मिट्टी के। जैसे हम पक्षियों को पानी डालने के लिए एक बर्तन रखते हैं, चौड़ा सा एक बर्तन मिट्टी का होता है, इस तरह के आपने 2 बर्तन ले लेने हैं, डबल कर लेना उसको। और उसमें कोयले, आप कच्चे कोयले डाल लें, लकड़ी के कोयले। और शनिवार शाम को 4 बजे से लेके एतवार की सुबह 4 बजे तक वो कोयले आपने जला के रखने और उसमें एक तांबे का पैसा डाल देना है। तांबे का पैसा आग में डाल देना है कोयलों की, और शाम 4 बजे, शनिवार की शाम 4 बजे से लेकर एतवार की सुबह 4 बजे तक उसको ऐसे ही तपाते रहना है। सारी रात वो सिक्का तपता रहे, लाल रहे। और जब भी यह उपाय करें, ध्यान रखें आपका कोई भी खून का रिश्तेदार आपके साथ ना हो, ब्लड रिलेशन का कोई भी आपके साथ में ना हो, आपकी पत्नी ना हो। और ध्यान रखें कि इस उपाय को करते हुए कोई प्रेग्नेंट लेडी आपके सामने ना आ जाए। आप इस उपाय को करेंगे, सारी रात आपने 12 घंटे उस तांबे के पैसे को तपाना है। और इस समय में अगर राहु के मंत्रों का पाठ कर सकते हैं तो अति उत्तम है। और ध्यान रखें कि आप जब इस पाठ को, जब इस चीज को कर रहे हैं, जब इस उपाय को कर रहे हैं, तो अपने शरीर पर किसी भी प्रकार का कीमती सामान ना रखें। और जो कपड़े आपने पहन के बैठे हुए हैं पूजा के दौरान, ये कपड़े भी आपने गंगा में डाल देने हैं, उतार देने हैं। कैसे? आपने जब 12 घंटे तांबे के पैसे को तपा लिया गया हो, तांबे का पैसा पूरी रात तपता रहे, सुबह 4 बजे आपने उस पूरे बर्तन को उठा के लेके जाना है। गंगा में आपने चिमटे से उस सिक्के को निकाल के डालना है। और जब उसको पानी में डाला जाए, बकायदा उसकी आवाज होनी चाहिए, उसके छुन करके जैसे जो आवाज होती है ना एक पानी में जब गर्म चीज डाली जाती है, तो वो आवाज होनी चाहिए। सिक्के को चिमटे से उठाना है, गरम गरम आपने गंगा में छोड़ देना है। और जो राख है, जो बर्तन है, उसको वहीं पे साइड में रख देना है, चिमटा वगैरह सब वहीं छोड़ देना है, कोई भी चीज वापस नहीं लेनी है। और आपने गंगा के जो जिस दिशा से जल आ रहा है उस तरफ आपने लगभग 100 मीटर पीछे जाना है। वहां जाके जिन कपड़ों को पहनकर आप बैठे हुए थे, उन्हीं कपड़ों में आपने स्नान करना है। स्नान करने के बाद सारे कपड़े आपने वहीं पे उतार देने और नए वस्त्र धारण करके आप अपने रूम पे जाएं और फिर आप अपने रिश्तेदारों से मिल सकते हैं। और इस उपाय को तब संपन्न माना जाएगा, तब ये सूर्य ग्रहण का उपाय संपन्न होगा। तो एक तो ये उपाय है अगर आप करना चाहें। दूसरा, मैंने आपको बताया नवग्रह यंत्र पैकेट आप घर बैठे ही कर सकते हैं। अगर किसी को नवग्रह यंत्र पैकेट चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण है तो आप दिखा सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। और कुंडली दिखाने के लिए अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस ये हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर दें। कुंडली की जो फीस होती है वो फोन पे पूछ सकते हैं आप। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। कुंडली को देखने में समय लगता है, 1.5 से 2 घंटे का समय कुंडली में लग जाता है, क्योंकि जिंदगी बहुत लंबी है और इस जिंदगी में बहुत सारे पड़ाव हमारी लाइफ में आते हैं।
और अगर जल्दबाजी में ऊपर ऊपर से कुंडली को देखा जाए तो कई बार गलत उपाय भी हो जाते हैं। लगन कुंडली में ग्रह कहीं और नजर आते हैं और जब हम चलित कुंडली देखते हैं तो उसमें ग्रह कहीं और चले जाते हैं। तो कुंडली देखने के लिए लगन कुंडली, चलित कुंडली, वर्षफल कुंडली, गोचर कुंडली, ये कई तरह की कुंडलियां हमें देखनी पड़ती हैं और सारी कुंडलियों को देखने के बाद हम निचोड़ निकालते हैं कि इनके लिए कौन सा उपाय बनता है। लाल किताब कुंडली के साथ साथ वैदिक ढंग से भी हमें कुंडली को देखना पड़ता है। फिर हम सामने वाले को उपाय बताते हैं कि आपने ये वाला उपाय करना है और ये उपाय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो दोस्तों, यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।